जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एसबीएन क्लास में। कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं? चलिए, पीछे के क्लास में क्या हमने पढ़ा था? इससे पिछली वाली जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने 1853 का जो चार्टर एक्ट था उसके बारे में पढ़ा था, और उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 जो था उसके बारे में पढ़ा था। तो वहाँ पे हमने बताया था 1853 वाले में कि 12 सदस्यीय केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया था, और यहाँ पे 1858 वाले में हमने बताया था कि 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया था भारत सचिव के सहयोग के लिए। और उसमें ये भी हमने बताया था कि 15 में से 8 सदस्य ब्रिटेन की क्राउन द्वारा आएंगे और 7 सदस्य कंपनी के डायरेक्टरों द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। तो ये बातें हो चुकी थी पिछली क्लास में। अब आज हम लोग पढ़ेंगे भारत परिषद अधिनियम 1861। आज क्या पढ़ा जाएगा हम लोगों के द्वारा? भारत परिषद अधिनियम 1861। तो देखिए इसकी नींव कैसे पड़ी। ब्रिटिशर्स द्वारा जो भी संशोधन या जो भी अधिनियम लाए जा रहे थे तो वो यही हवाला देते थे कि जो पिछला संशोधन लाया गया है या जो पिछला अधिनियम लाया गया है उसमें कुछ कमियां हैं, उन सबको दूर करने के लिए हम आगे वाला जो अधिनियम ला रहे हैं उसको ला रहे हैं। ब्रिटिशर्स का यही कहना था। लेकिन रीजन क्या था? किस रीजन के वजह से वो लोग मजबूर हो रहे थे बार बार संशोधन लाने के लिए? तो देखिए, जब 1861 के भारत परिषद अधिनियम को हम पढ़ेंगे तो जैसा कि हमको पता है कि इससे कुछ साल पहले 1857 की क्रांति हुई थी भारत में, और पुरजोर तरीके से भारतीयों ने अंग्रेजों का विरोध किया था, अंग्रेज व्यक्तियों का विरोध किया था, अंग्रेज की नीतियों का विरोध किया था। मतलब हर प्रकार से 1857 की क्रांति में ब्रिटेन वासियों का विरोध किया गया था। तो जब 1857 की क्रांति में भरपूर विरोध किया गया भारतीयों द्वारा, तो ब्रिटिश वासी ये सोचने पे मजबूर हो गए कि क्यों ना हम अब कुछ ऐसी नीतियां लाएं जिससे कि भारतीयों के मन में ये भावना प्रबल हो कि हम लोग भारतीयों के लिए अच्छा शासन कर रहे हैं। और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो 1858 का भी अधिनियम लाया गया था तो उसमें भी इस चीज पे ध्यान रखा गया था, और जब भारत परिषद अधिनियम 1861 लाया गया है तो इसमें भी इस चीज को ध्यान में रखा गया है। तो देखिए इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे। तो सबसे पहले इसमें क्या किया गया कि ये प्रथम दृष्टया ऐसा अधिनियम है जिसमें शासन में सहयोग के लिए भारतीयों को शामिल किया जाने का प्रस्ताव पास किया गया। मतलब क्या है? क्योंकि ब्रिटिशर्स जान चुके हैं कि अब भारतीयों को अगर शासन में सहयोग के नाम पे हम नहीं रखेंगे तो आगे 1857 से और भी बड़ी क्रांति हो सकती है। यही वजह था कि वो भारतीयों को खुश करने के दृष्टिगत जो भी संशोधन ला रहे थे। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने पहला प्रावधान ये किया कि जो भी भारतीय, मतलब यहाँ पे ब्रिटिशर्स द्वारा यह प्रावधान किया गया कि अब जो भी गैर सरकारी सदस्य होंगे उसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज देखिए कि जो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद थी उसी को कार्यकारिणी बोला जाता था। गवर्नर जनरल, अब चूंकि गवर्नर जनरल का नाम बदल के वायसराय कर दिया गया तो वायसराय और उसकी जो परिषद थी पूर्ण रूप से उसी को कार्यकारिणी बोला जाता था। लेकिन पिछले के एक्ट में हम देख चुके हैं कि वहां पे गैर सरकारी सदस्यों को भी शामिल किया जाने लगा था विधि में सहयोग करने हेतु। तो यहाँ पे जो भी ये भारतीयों को शामिल करने की बात की गई, इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ये डिसीजन लिया गया कि हाँ,
इसको सहयोग नीति या उदार निरंकुशता की नीति इसको बोला गया। यहाँ पे क्या होगा, देखिए सबसे पहले 1857 की क्रांति से ब्रिटिशर्स पे जो इफेक्ट गया, उसी के परिणाम स्वरूप ये भारत परिषद अधिनियम लाया गया। और जब ये भारत परिषद अधिनियम लाया गया तो इसमें पहला प्रावधान ये किया गया कि जो वायसराय था, उसकी कार्यकारिणी में जो पहले 4 सदस्य होते थे अब बढ़ा के 5 कर दिया गया, और इसी को पूर्ण रूप से कार्यकारिणी बोला जाता था, कार्यकारिणी। ठीक। और यहां पे क्या किया गया कि 6 से 12 सदस्य गैर सरकारी होंगे, गैर सरकारी, अर्थात जिनको हम अतिरिक्त बोलते हैं। और पीछे के एक्ट में मैं बता चुका हूं आप लोगों को कि जो भी गैर सरकारी सदस्य होते थे वे विधि निर्माण में क्या करते थे, सहयोग करते थे। तो यहां पे गैर सरकारी जो सदस्य होते थे उनका क्या काम था, विधि निर्माण में सहयोग, विधि निर्माण में सहयोग। विधि निर्माण में सहयोग। अब देखिए यहां पे हम बता चुके हैं कि अब भारतीयों को भी शामिल करने की बात की जाने लगी ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो यहां प्रथम बार गैर सरकारी सदस्यों में अर्थात अतिरिक्त सदस्यों में तीन भारतीयों को शामिल किया गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स ये जान चुके हैं कि बिना भारतीयों को शासन में शामिल किए अब शासन करना संभव नहीं है। तो यहाँ पे इस एक्ट में प्रथम बार जो अतिरिक्त सदस्य शामिल किए जाते थे, जो कि न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 शामिल किए जा सकते थे, तो यहाँ पे पहली बार इन्होंने 6 सदस्यों को शामिल किया और उसमें से 3 सदस्य भारतीय थे। इसमें एक थे पटियाला के महाराजा, पटियाला के महाराजा, दूसरे थे बनारस के राजा, और तीसरा जो शामिल किया गया वो सर दिनकर राव को शामिल किया गया। देखिए यहां पे प्रथम बार भारतीयों को शामिल किया जा रहा है। यही वजह है कि इसको ब्रिटिशर्स द्वारा सहयोग की नीति बोली गई, सहयोग की नीति, या इसी को उदार निरंकुशता भी बोला जाता है। तो ये चीजें हो गई। देखिए हमने ये बताया कि पहली बार यहाँ पे भारतीयों को शामिल किया जा रहा है शासन में, और वो भी देखिए कार्यकारिणी में नहीं शामिल किया जा रहा है। कितने तेज हैं ब्रिटिशर्स, क्योंकि ब्रिटेन वासियों को जो भी शासन कर रहा है भारत पे उसको पता है कि कोई भी ये लोग विधि बनाएंगे तो वो पास कहाँ से होगा, वायसराय और उसकी कार्यकारिणी के द्वारा पास होगा। तो अगर हम चाहेंगे तो ही पास करेंगे। यही वजह है कि कार्यकारिणी में न शामिल करके अतिरिक्त सदस्यों में भारतीयों को शामिल कर रहे हैं ये लोग, और यहाँ पे शामिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो अतिरिक्त सदस्य जो हैं उनकी शक्तियाँ क्या हैं, सीमित शक्ति हैं। उनकी शक्तियाँ क्या है, यहाँ पे सीमित है, क्योंकि ये विधि बनाएंगे और विधि तभी अप्रूव होगी या विधि तभी नियम में कन्वर्ट होगी जब तक कि ये कार्यकारिणी उसको पास न कर दे। तो मेन शक्ति पे कौन है यहाँ पे, वायसराय और उसकी कार्यकारिणी है, जिसमें कि हम बताए हैं कि पहला प्रावधान इसमें यही किया गया है कि जो वायसराय की कार्यकारिणी थी उसमें
4 सदस्य होते थे, यहां पे एक और सदस्य बढ़ा के उसमें क्या कर दिया गया, 5 सदस्य कर दिया गया। ठीक, ये चीज हो गई। इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें अगला प्रावधान क्या किया गया, कि देखिए यहां पे ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद यहां पे जो वायसराय था उसकी शक्तियों में वृद्धि की गई, वायसराय की शक्तियों में वृद्धि। अब ये कैसे की गई वृद्धि, कैसे स्पष्ट होगा कि वृद्धि की गई? तो सबसे पहले तो वायसराय को ये पावर दी गई अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और ये कितने टाइम के लिए वैलिड होता था, तो ये 6 माह के लिए वैलिड होता था। जैसा कि इसी के बेस पे हम लोगों के भारतीय संविधान में भी राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है अनुच्छेद 123 के तहत। तो यहां पे भी देखिए कि वायसराय की शक्तियों में वृद्धि की गई, और वो वृद्धि किस प्रकार की गई, तो यहां पे वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। दूसरी शक्ति इनको कौन सी दी गई, कि अगर वायसराय चाहे तो नए प्रांत का गठन कर सकता है, और चाहे तो सीमा में परिवर्तन कर सकता है। ये भी शक्ति किसको दी गई, वायसराय को ही दी गई। तो देखिए यहां पे हमने बताया कि वायसराय की शक्ति में वृद्धि की गई, और वृद्धि में क्या की गई, देखिए अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। उसके बाद वायसराय को यह भी शक्ति दी गई कि वो नए प्रांत का गठन कर सकता है और सीमा में परिवर्तन कर सकता है। उसके बाद वायसराय को परिषद की कार्यवाही के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया गया, परिषद की कार्यवाही हेतु नियम बनाने का अधिकार। देखिए परिषद की कार्यवाही हेतु नियम बनाने का भी जो अधिकार है वो किसको दिया गया, वायसराय को दिया गया। तो ये सारी जो भी शक्तियां हैं वो वायसराय के पास है। उसके बाद ये भी बताया गया कि वीटो पावर भी जो पहले से इसके पास था वो भी रहेगा, वीटो पावर भी इसके पास रहेगा। ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद देखिए इसी एक्ट के तहत विभागीय प्रणाली की भी शुरुआत हुई, विभागीय प्रणाली की भी शुरुआत। मतलब क्या है, मतलब यह है कि यहां पे जो भी वर्क था उसको विभागों के थ्रू बांट दिया गया। और चूंकि जैसे आज के टाइम में हम लोग देखते हैं कि अलग अलग विभाग हैं और अलग अलग विभागों के अलग अलग मंत्री बनाए गए हैं। यहाँ पे क्या है कि आज के टाइम में देखेंगे जैसे भारत में जो भी लोग शासन कर रहे हैं तो अलग अलग विभाग बनाए गए हैं और हर विभागों का जो हेड होता है वो उसका मंत्री होता है। तो यहाँ पे विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था थी वो भी यहीं से प्रारंभ हुई। जो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की जो नींव पड़ी वो भी भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत ही पड़ी। तो ये चीजें हो गई इसके शक्ति में। इसके बाद एक और शक्ति दी गई यहाँ पे, ठीक है। और कौन सी शक्ति दी गई, यहाँ पे देखिए कि प्रांतों को, जैसा कि हम 1726 के एक्ट में बताए थे कि प्रांतों को विधि बनाने की शक्ति दी गई थी। उसके बाद हम फिर बताए थे 1833 के चार्टर अधिनियम में आप लोगों को कि वो जो प्रांतों को विधि बनाने की शक्ति दी गई थी उसको वापस ले लिया गया। लेकिन यहां पे दोबारा प्रांतों को विधि बनाने की शक्ति दी जा रही है।
बस अंतर क्या है, वहां पे जो पावर दी गई थी और यहां पे जो दोबारा पावर दी जा रही है, इन दोनों में अंतर क्या है? तो अंतर यही है कि वहां पे स्वच्छंद रूप से जो भी प्रांतीय सरकारें थी वो विधि बना सकती थी, लेकिन यहां पे ये नियम ला दिया गया कि प्रांतों को तो विधि बनाने का अधिकार है, लेकिन उसको वायसराय से स्वीकृति लेनी होगी। अर्थात अगर वायसराय जो भी विधि प्रांतीय सरकार बना रही है उसको स्वीकृति प्रदान नहीं करेगा तो विधि क्या हो जाएगी, निरस्त हो जाएगी। तो यहां पे ये चीज हो गया। देखिए इसमें हमने आपको क्या बताया, और एक प्रावधान इसमें और किया गया। देखिए प्रांतों में विधान परिषदों का गठन किया गया, विधान परिषद का गठन। ठीक, इससे पहले आप देखे होंगे कि केंद्र में 1853 का जो चार्टर एक्ट आया था उसके तहत केंद्र में 12 सदस्यीय विधान परिषद का गठन किया गया था। उसके बाद 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम आया था उसके तहत 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया था, लेकिन वो केंद्र के लेवल पे किया गया था। लेकिन यहां पे पहली बार प्रांतों में भी विधान परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। तो ये जो भी भारत परिषद अधिनियम 1861 के जो भी महत्वपूर्ण प्रावधान थे उन सारी चीजों के बारे में हमने आपको बताया। देखिए पहले हमने ये बताया कि जो गवर्नर जनरल अर्थात वायसराय और उसकी कार्यकारिणी थी उसमें सदस्यों की जो संख्या 4 थी उससे बढ़ाकर 5 कर दिया गया। उसके बाद एक नियम यह भी लाया गया, एक प्रावधान यह भी किया गया कि जो भी पहले हम बताए थे कि 6 अतिरिक्त सदस्य थे और 2 अतिरिक्त और रखे जा सकते थे, अब यहां पे कर दिया गया कि 6 से 12 कर दिया गया। अर्थात जो गैर सरकारी सदस्य अर्थात जो अतिरिक्त सदस्य होंगे वो न्यूनतम 6 होंगे और अधिकतम 12 हो सकते हैं, और इसमें से आधे भारतीय होंगे, ये हमने बताया। और यहां पे पहली बार 6 अतिरिक्त सदस्यों को लिया गया था, और अतिरिक्त सदस्यों का वर्ग क्या था, तो विधि निर्माण में सहयोग। और उसके बाद जब यहां पे प्रावधान किया गया कि प्रथम यहां पे पहली बार 3 भारतीयों को अतिरिक्त सदस्यों के रूप में शामिल किया गया, पटियाला के महाराजा को, बनारस के राजा को और सर दिनकर राव को। इन तीनों लोगों को अतिरिक्त सदस्यों के रूप में शामिल किया गया। और जबकि यह प्रथम दृष्टया था कि ब्रिटिश शासन के सहयोग हेतु भारतीयों को शामिल कर रहे हैं, इसलिए इस अधिनियम को सहयोग की नीति या उदार निरंकुशता की नीति बोला गया। ठीक, यहां चीजें क्लियर हो गई। उसके बाद यहां पे हमने बताया कि वायसराय की शक्तियों में वृद्धि हुई। अब वो शक्तियों में वृद्धि कैसे परिभाषित करेंगे आप कि हाँ वृद्धि हुई, तो पहली बात कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई और जो 6 माह वैलिड होता था। उसके बाद नए प्रांत का गठन और नए प्रांत जो भी प्रांत हो गए उनके सीमा में परिवर्तन का अधिकार भी वायसराय को दिया गया। फिर परिषद की कार्यवाही हेतु नियम बनाने का जो अधिकार था वो भी किसको दिया गया, वायसराय को दिया गया। और वीटो पावर तो पहले से चलता आ रहा था गवर्नर जनरल के पास, तो ये वीटो पावर भी अभी भी बरकरार रहा। उसके बाद हमने बताया कि जो विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई वो इसी एक्ट के तहत हुई, और विभागीय प्रणाली की शुरुआत के तहत ही मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की भी जो नींव पड़ी वो इसी भारत परिषद अधिनियम के तहत पड़ी। और हमने बताया कि पहली बार भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत ही प्रांतों में भी विधान परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। तो ये 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम था उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और अब हम लोग एक छोटा सा एक्ट लाया गया था बीच में 1873 का अधिनियम, और एक एक्ट और बीच में लाया गया था 1876 का अधिनियम। इन दोनों चीजों को पढ़ ले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए
1873 में एक अधिनियम लाया गया, बहुत छोटा सा है, कभी कभी एग्जाम में हो सकता है पूछ दे। इसमें क्या किया गया कि इसमें यह बताया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको किसी भी समय भंग किया जा सकता है, और इसी एक्ट के तहत 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। तो इसमें क्या प्रावधान किया गया कि कंपनी को कभी भी समाप्त किया जा सकता है, कभी भी समाप्त किया जा सकता है। और इसी के तहत 1 जनवरी 1884 को कंपनी को समाप्त कर दिया गया। ठीक, तो ये 1873 का जो एक छोटा सा एक्ट है लाया गया था उसमें किया गया। इसके बाद एक अधिनियम और लाया गया, शाही उपाधि अधिनियम 1876। इसमें क्या प्रावधान किया गया, देखिए सबसे पहले यहां पे एक प्रावधान ये किया गया कि हम इससे 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम था उसमें मैंने आपको बताया कि गवर्नर जनरल अर्थात वायसराय की कार्यकारिणी में 5 सदस्य होते थे, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया कि कार्यकारिणी में 6वें सदस्य को भी एंट्री दिलाई गई। कार्यकारिणी में 6वां सदस्य यानी एक सदस्य बढ़ाया गया, और जो 6वां सदस्य होगा वो लोक निर्माण विभाग के कार्य को देखेगा, अर्थात जो 6वां सदस्य होगा वो लोक निर्माण विभाग को देखेगा। ठीक, और इसी के तहत 28 अप्रैल 1876 को जो विक्टोरिया थी उसको भारत का साम्राज्य घोषित किया गया। देखिए 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम हमने बताया, उसके बाद एक छोटा सा अधिनियम बीच में आया था 1873 वाला, उसमें बताया गया कि कंपनी को कभी भी समाप्त किया जा सकता है, और इसी के दृष्टिगत 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। उसके बाद शाही उपाधि अधिनियम लाया गया 1876 में। इसमें क्या किया गया कि कार्यकारिणी में 6वां सदस्य को शामिल किया गया और उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया, और इसी एक्ट के तहत 28 अप्रैल 1876 को विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। तो ये चीजें हो गई। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 1892 का भारत परिषद अधिनियम। देखिए एक सेकंड, $1892। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग यहां पे कि 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम था इसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए। तो देखिए इसकी भी पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई। तो पहला रीजन था 1857 की क्रांति, उसके बाद 1883 में इल्बर्ट बिल लाई गई, और फिर एक घटना और घटित हुई नेशनल लेवल पे, कांग्रेस का गठन यानी कांग्रेस की स्थापना।
ये तीनों चीजें उत्तरदायी थी भारत परिषद अधिनियम 1892 को लाने के लिए। ये तीनों चीजें कैसे उत्तरदायी थी? देखिए, 1857 की क्रांति हो चुकी थी और भारतीयों द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा था और अपनी मांग रखी जा रही थी कि हमें भी शासन में रखा जाए, क्योंकि ये देश हमारा है और हमारे अकॉर्डिंग ही शासन होना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए यहीं से आवाज मुखर हो रही थी। और उसके बाद क्या हुआ कि 1883 में एक इल्बर्ट बिल लाई, और ये बिल लाया कौन? रिपन द्वारा लाया गया। इस बिल में प्रावधान क्या था? कभी कभी ये पूछ लेता है कि इल्बर्ट बिल कब लाई गई थी और किसके द्वारा लाई गई थी। तो इल्बर्ट बिल जो लाई गई थी 1883 में रिपन के द्वारा लाई गई थी। इस बिल में ऐसा क्या था कि जो विरोध का कारण बना? तो देखिए, इसमें यह प्रावधान किया गया कि जो भी भारतीय मजिस्ट्रेट हैं वो भारत में बसे यूरोपियों की सुनवाई कर सकते हैं। ये अधिकार दिया गया इल्बर्ट बिल के तहत। इसमें क्या किया गया कि भारतीय मजिस्ट्रेटों द्वारा भारत में जो भी यूरोपीय लोग बसे हैं, अगर उनका कोई मामला आता है तो भारतीय मजिस्ट्रेट उनकी सुनवाई कर सकते हैं। यह अधिकार दिया गया और इसका ब्रिटिशर्स द्वारा जबरदस्त विरोध हुआ। और यह भी एक रीजन था कि कहीं ना कहीं भारतीयों और ब्रिटिशर्स में विवाद का कारण बना। उसके बाद 1885 में कांग्रेस का गठन हो गया, अर्थात कांग्रेस की स्थापना हो गई। और जब कांग्रेस की स्थापना हो गई तो भारतीय लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिल गया पूरे भारत स्तर पर अपनी मांगों को रखने के लिए। तो यह भी एक रीजन था। तो इसमें क्या क्या किया गया देखिए, अब देखिए, इसमें पहला जो प्रावधान किया गया वो ये किया गया कि जो विधान परिषद में 6 से 12 अतिरिक्त सदस्य होते थे, इनकी संख्या बढ़ा के 10 से 16 कर दी गई। ये क्या थे? अतिरिक्त थे, अतिरिक्त सदस्य थे। क्या किया गया इसमें 1892 वाले में कि जो विधान परिषद में जो अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 6 से 12 की गई थी उसको बढ़ा के 10 से 16 कर दिया गया। और इसमें यह बताया गया कि न्यूनतम 10 सदस्य रहेंगे और ये गैर सरकारी सदस्य होंगे। पहला प्रावधान ये किया गया। इसके बाद इसमें अगला प्रावधान क्या किया गया? तो देखिए, इसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन का भी प्रारंभ इसी एक्ट के तहत माना जाता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन, जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन था उसकी शुरुआत यहीं से मानी जाती है। अब कैसे इस चीज को डिस्कस करें हम लोग कि कैसे? तो देखिए, जो गैर सरकारी सदस्यों का निर्वाचन होता था उसमें अब यह प्रावधान किया गया कि जिला बोर्ड हो या विश्वविद्यालय हो या नगर पालिका हो या वाणिज्य मंडल जो है, इन सबके जो सदस्य होंगे वही जो अतिरिक्त सदस्य हैं उनके मनोनयन में अपना विचार देंगे। अर्थात जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय, नगर पालिका और वाणिज्य मंडल के जो भी सदस्य हैं या जो भी पदाधिकारी हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग ये जो अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति है वो की जाएगी। तो यहाँ पे अप्रत्यक्ष निर्वाचन में किसकी भूमिका थी? जिला बोर्ड, उसके बाद यूनिवर्सिटी, उसके बाद वाणिज्य मंडल, और इसके बाद नगर पालिका। इन चारों के द्वारा
जो ये अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति है वो इनके सलाह पे ही की जाएगी। तो यहीं से माना जाता है कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन की जो प्रणाली है उसका प्रारंभ किस अधिनियम के तहत लाया गया? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत लाया गया। और एक चीज इसमें और बताया गया कि जो भी विधान परिषद में सदस्य होंगे उनमें जो सरकारी सदस्य हैं उनका बहुमत होगा। जो सरकारी सदस्य हैं उनका बहुमत होगा। ठीक, देखिए यहाँ पे विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 6 से जो 12 थी उसे बढ़ाकर 10 से 16 कर दिया गया। और इनका जो भी मनोनयन होगा वो जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय, वाणिज्य मंडल, नगर पालिका, इन सबके सलाह के बेस पे होगा। अर्थात अप्रत्यक्ष निर्वाचन इसको बोल सकते हैं हम कि प्रणाली की जो शुरुआत है वो भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत हुई। और उसके बाद जो परिषद में सरकारी सदस्यों का बहुमत होगा। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि देखिए सरकारी सदस्य किसे बोला जाता था? जो कार्यकारिणी में, वायसराय की जो कार्यकारिणी में सदस्य होते थे उन सबको सरकारी सदस्य बोला जाता था। और अतिरिक्त सदस्यों का काम क्या था? विधि बनाना। और विधि बनाने के बाद जो विधि को अप्रूव करने का कार्य होता था वो कार्यकारिणी द्वारा किया जाता था। तो अगर विधान परिषद में सरकारी सदस्यों का बहुमत नहीं होगा तो फिर ये अंग्रेजों के लिए दिक्कत की बात हो जाएगी, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग रूल रेगुलेशन नहीं बन पाएगा। तो यही वजह था कि ये प्रावधान किया गया कि सरकारी सदस्यों का बहुमत होगा विधान परिषद में। इसके बाद अब पहले, इससे पहले हमने बताया था कि जो पिछले वाले एक्ट में, भारत परिषद अधिनियम 1861 में, कि जो गैर सरकारी सदस्य होते थे उनको सीमित शक्तियां प्रदान की गई थी। यहां पे क्या किया गया? यहां पे देखिए, यहां पे शक्तियों में क्या क्या दिया गया? यार मार्कर काम नहीं कर रहा है क्या? शक्तियां, इसमें शक्तियों में अब देखिए यहां पे कुछ शक्तियां गैर सरकारी सदस्यों को दी जानी शुरू हुई। पहला क्या दिया गया कि ये लोग बजट पर बहस कर सकते हैं। बजट पर बहस कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद इसमें यह दिया गया कि प्रश्न भी पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछ सकते हैं। बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। लेकिन ये चीज की गई कि आप प्रश्न पूछ सकते हैं। और प्रश्न पूछेंगे कैसे? जब भी आपको प्रश्न पूछना होगा उससे 6 दिन पूर्व सूचना देंगे कि हमें ये प्रश्न पूछना है, तभी आप वो प्रश्न वहां पे पूछ पाएंगे। लेकिन एक प्रावधान और कर दिया गया कि जो भी सरकार से आप प्रश्न पूछेंगे वो सरकार उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पे ये किया गया प्रावधान कि जो सरकार है वो उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं होगी। बाध्य नहीं होगी। और आप प्रश्न पूछ सकते हैं। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। तो देखिए बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया और प्रश्न पूछ सकने का अधिकार दिया गया। उत्तर देने के लिए सरकार बाध्य नहीं होगी। और आप पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। पूरक प्रश्न का मतलब ये हो गया कि अगर आपसे पूछे कोई कि भारत की जनसंख्या कितनी है तो आप बता देंगे कि इतना है, तो आप उसमें ये क्वेश्चन जैसे कर दिए कि महिलाओं की संख्या कितनी है, तो ये नहीं करना है आपको। आपको बस जो प्रश्न है वही पूछना है। प्रश्न में प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था।
तो ये सारी चीज़ें जो थी वो भारत परिषद अधिनियम 1892 के संबंध में थी। अब हम एक बार और रिमाइंड करा देते हैं आप लोगों को कि जो 1892 का भारत परिषद अधिनियम था वो 1857 की क्रांति, इल्बर्ट बिल विवाद के बारे में भी हमने बताया आप लोगों को, और 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना हुई, इन सब के परिणाम स्वरूप इस एक्ट को लाया गया। इसमें ये बताया गया कि जो विधान परिषदों में 6 से 12 अतिरिक्त सदस्य होते थे उनकी संख्या 10 से 16 कर दी गई, जिसमें 10 न्यूनतम होंगे जो गैर सरकारी सदस्य होंगे। इसके बाद अप्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रारंभ इसी एक्ट के तहत हुआ, जिसमें गैर सरकारी सदस्यों का जो मनोनयन था वो जिला, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, नगरपालिका और वाणिज्य मंडल के सलाह पर किया जाना स्टार्ट हुआ। उसके बाद हमने आपको ये भी बताया कि विधान परिषद में सरकारी सदस्यों का बहुमत होगा, और क्यों होगा ये भी बताया। फिर शक्तियों के बारे में हमने आपको बताया कि बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया और पूरा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, और सरकार उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं थी और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। तो ये सारी चीजें जो घटित हुई वो भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत घटित हुई। और आज हम लोग 1861 का भारत परिषद अधिनियम पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने 1873 का अधिनियम पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने शाही उपाधि अधिनियम 1876 को पढ़ा, और उसके बाद हम लोगों ने भारत परिषद अधिनियम 1892 को पढ़ा। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि हमें भी एक पॉजिटिव एनर्जी मिले। धन्यवाद।